ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से। हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। आपका काफी तो हो चुका है, बट हम इसको रिवीजन की फॉर्म में लेंगे। जो चीज हमें 360 डेज में करनी थी वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें 60 डेज में करनी पड़ेगी, है ना। तो कितना एफर्ट करना पड़ेगा हमें? 6 into। इसी स्पीड से चलना पड़ेगा, इतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू कि 2 महीने हो सकता है। अगर मैं यही कहूं कि आपको 8 घंटे 1 साल पढ़ना है लगातार, शायद नहीं पढ़ पाओगे। पर मैं ये कहूं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे ना आपको 60 दिन पढ़ना है तो पढ़ लोगे। बस वही करना है। तो थोड़ा सा डर निकाल देना है कि होगा या नहीं होगा। अरे होगा, क्या होगा? 2 ही बातें तो होती है ना, या तो पेपर होता है या नहीं होता है। तीसरी तो कोई होने वाली है नहीं, है ना, कि तुम्हारा बीच में रह जाए कि इसको अगले साल देखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो होगा, बहुत अच्छी बात है, हम मेंस दे रहे हैं। नहीं होगा तो अगले साल वाला। अब HCS एक चीज और है कि रेगुलर होगा। रेगुलर क्यों होगा? आपने पिछली बार देखा था वैकेंसीज देखी थी पिछली बार? कितनी थी? 95 थी। 95 में से कितने बच्चों ने फाइनली सिलेक्शन लिया? 62। ऐसा क्यों हुआ? मेंस में जनरल कैटेगरी वालों को 45% लेना होगा, मार्क्स लेने होंगे। तो वो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू देगा, एल्स इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी अगर आपके मेंस में 45% नहीं आते। इससे हम 2 चीजें सीखते हैं। पहली चीज क्या सीखते हैं कि आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज क्या सीखते हैं कि वैकेंसीज जो हर साल फिलअप नहीं होने वाली, तो वो ऐड होकर के, अभी 121 की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना। 121 वैकेंसीज की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी, तो आई है। तो इसका मतलब क्या? पिछली एड अप होकर के आई है। ठीक है, ऐसे ही होने वाला है। तो HPSC ने ये बात 3 साल पहले बोली थी और उसके बाद से दे आर कंटिन्यूस एग्जामिनेशन प्रोसेस में है HPSC। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने करना है इंडियन पॉलिटी को 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन का मतलब क्या है? नॉर्मली 50 से 60 लेक्चर लगते हैं इंडियन पॉलिटी में। ऐसा नहीं है कुछ स्किप करूंगी, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ूंगी, बट थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन जो मैं टॉपिक के साथ थोड़ी सी ज्यादा करती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चंस को यहां एड्रेस कर लिया जाएगा जो छोटे हैं, क्लास में लिए जा सकते हैं। जिसको ऐसा लगे कि थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो ऑफिस में 5 बजे तक कभी भी दे सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, तरीका क्या है तैयारी करने का? तरीका ये कि इंडियन पॉलिटी के मैंने आपको बता दिया कि आज हम क्या करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट में अप्रॉक्स कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स है ना। 11 चैप्टर्स में से एक फंडामेंटल राइट छोड़ूंगी, एक आपका जो है वो DPSP छोड़ूंगी, है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज छोड़ूंगी। बाकी सारी आज कवर करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, बाकी सब करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम बैठ करके प्रीवियस ईयर्स में जितने भी किसी स्टेट PCS ने या UPSC ने इस टॉपिक्स पे सवाल पूछे, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइम बचा तो हम जनवरी के करंट अफेयर्स उठा लेंगे। ठीक है, उनको बैठ करके ग्रुप डिस्कशन की तरह से, अच्छा इस टॉपिक में क्या था। अब जब हम डिस्कस करते हैं ना किसी से वो चीजें, तो हमें याद रहती हैं, प्रोबेबिलिटी उनको याद होने की बहुत हो जाती है। तो मैंने जो आपको वो छोटे वाले नोट्स दिए हैं 45 पेजेस में, वो समरी है द हिंदू की और आपके विजन IAS की मैगजीन की। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसे फील नहीं होता कि हम किसी का रेफरेंस क्यों ले रहे हैं या हम किसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। जहां हमें कंटेंट मिला हमने उनको, द हिंदू भी तो रेफरेंस पॉइंट है ना, तो ले लिया हमने उसको रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो वो समरी है आपके पास जो अभी आई है। तो 45 पेजेस को मेरे हिसाब से हमें जो है हार्डली 3 या 4 डेज में खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, वो कितना टाइम लग रहा है? अभी 8-8 9-9 घंटे का अपना टारगेट बना लो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास। इसीलिए 3 घंटे की रखी है कि थोड़ा स्पीड में कर लेंगे, बट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बच्चे को मिलना चाहिए। क्लासेस से कुछ नहीं होता। क्लासेस से सिर्फ आपको ये क्या हो गया, पॉलिश अप हो जाएगा, या कोई नई चीज आपके उससे स्किप हो गई थी, आपके पढ़ने से स्किप हो गई थी, मैंने करा दी। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना, घर जाकर के रोजाना इसको याद करना है। मैं रिवाइज नहीं कह रही, मैं कह रही हूं याद करना है, क्योंकि 10 दिन के अलावा आपको पॉलिटी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि अगला सब्जेक्ट शुरू होगा, और ऐसा भी होगा अभी 4-5 दिन के बाद या 7-10 दिन के बाद कि आपका पैरेलली एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 60 डेज में करना है, तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, रेजिलिएंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं जो ये रोजाना हो रहा है यहाँ क्लास में, घर जाके इसको याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पढ़ना है बार बार, पढ़ना है बार बार, उसको बिना देखे लिख करके देखना है कि मैं क्या रिकॉल कर पा रहा हूँ या रिकॉल कर पा रही हूँ।
ठीक है, इस प्रोसेस में अगर यहाँ 6 घंटे लग रहे हैं तो घर पे भी 4-5 लगेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, हम देंगे 5-7 दिन आपको ऐसा रखेंगे कि आपके रिवीजन भी हो जाए, है ना। तो पॉलिटी को भी 10 ही दिन में निपटाना, इसके अलावा फिर और सब्जेक्ट शुरू होगा, वो पढ़ोगे, इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं है आपके पास। तो अभी क्या एक्सरसाइज, जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रेफरेंस हमेशा प्रीवियस ईयर से ही आती है। ठीक है, पैरेलली जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा हम आपको इसकी टेस्ट सीरीज दे देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें ये सारी क्लासेस इंक्लूडेड है, आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है और सी सेट इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग दैट टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आपको ये सब करना है। सी सेट के लिए भी थोड़ा आपका कंफर्ट जोन आ जाए, इसलिए हम जो है क्वांट की क्लासेस लगवाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी को, हम प्रैक्टिस करेंगे उसको बैठ करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का रेफरेंस पॉइंट कोई कहां से मानता है, ये अलग अलग है। कोई किसी को कहता है कि इंडियन पॉलिटी का जो मेन पॉइंट था ना, वो स्टार्ट होता है बैटल ऑफ बक्सर से। ठीक है, पहले क्या था, जो आपके ये थे ब्रिटिशर्स थे, 1600 में एज अ ट्रेडर्स आए इंडिया में कि हमें तो ट्रेड करना है। ये नोट सबके पास है, ट्रेडर्स की तरह से आए ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको ट्रेडिंग के चार्टर कौन ग्रांट करता है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, कि आप इंडिया में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पर उनकी जो इंटेंशंस थी, दे स्टार्ट चेंजिंग इन 1765। द कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। किस किस का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। अब 1765 में क्या हुआ, ऐसा बैटल ऑफ बक्सर हुआ 64 में। ठीक है, और उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ, ये पूरा ना इंडियन आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो मैं अभी आपको बस एक रेफरेंस ही बता रही हूं कि वहां ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जीते थे बैटल ऑफ बक्सर में, तो उन्होंने कंबाइंड आर्मी ऑफ बंगाल, अवध एंड आपके जो मुगल एम्परर थे उनके साथ ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। हेक्टर मुनरो ने आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड संभाली थी उस बैटल में, और ये बैटल डिसाइड करता है इंडिया के अगले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कि क्या होने वाला है। शुरुआत यहीं से हुई, है ना। 1764 में वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करके उसके अकॉर्डिंग इनको मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो सबसे बड़े प्रांत थे इस देश के, उनका क्या मिला, दीवानी राइट्स। अब दीवानी क्या होता है, दीवानी राइट्स क्या होता है, दो तरह के अधिकार होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास या किसी भी ऐसी बॉडी के पास जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही होती है, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, दीवानी वो होते हैं पैसे से रिलेटेड, सिविल जस्टिस से रिलेटेड, मतलब सब कुछ आमदनी वाला, आमदनी हो गया, टैक्स हो गया, इस टाइप की चीजें। फौजदारी वो होते हैं क्राइम से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, तो फौजदारी नहीं मिले थे, दीवानी राइट्स मिले थे। किसी को यहां तक प्रॉब्लम, जब किसी जगह का आपको टैक्स कलेक्शन का मिल जाता है अथॉरिटी, या आपको टैक्स लगाने की अथॉरिटी मिल जाती है, या आपको पैसा कलेक्ट करने की अथॉरिटी मिल जाती है, तो लगभग आपको सब मिल जाता है। शुरुआत करते हैं ये लोग यहां से। ठीक है, तो 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिले। फिर बात आती है, अगला लैंडमार्क टाइम आता है 1858 का। 1858 में क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन अज्यूम कर लेता है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नेंस। क्योंकि 1857 में क्या हुआ, म्यूटनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा ये इनसे कुछ नहीं हो रहा, अब हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो हम क्या, इंडियन पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि पॉलिटी कहां से आई है, अभी तो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये एकदम से तो नहीं आ गया होगा, है ना। कुछ पहले ब्रिटिशर्स ने थोड़ी थोड़ी कानून बनाने की नींव रखी, उससे हमने थोड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ की और हमारे पास आज है हमारा संविधान। तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगी। एक तो कंपनी का रूल था जो कब तक चला, इसके बाद शुरू होता है क्राउन का रूल, जो 1858 से स्टार्ट होकर के कब तक चला। ठीक है, तो हम सारे एक्ट्स को इसी तरह से करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक्ट्स बनाए, फिर 1857 में हमारा जो है वो एक म्यूटनी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा, क्राउन ने कहा कि आपने तो सब मेस्ड अप कर दिया है यहां पर इंडिया में, तो अब हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट शब्द क्यों इस्तेमाल किया मैंने, इनडायरेक्ट तो वो ले चुके हैं, आप आगे पढ़ोगे।
पिट्स इंडिया एक्ट से या इससे पहले 1773 वाले से आप पढ़ोगे कि इनको कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती थी, ठीक है। तो डायरेक्ट 1858 में लेता। किसी को यहां तक डाउट है? सब क्लियर है यहां तक? ठीक है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूं। हम पढ़ेंगे पहले वो एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आई 1858 से पहले तक के, और 1858 से 1858 से 1947 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई इंडिया की गवर्नेंस के लिए एक्ट्स, ठीक है। चलिए, तो इन सब में सबसे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या करने की कोशिश करती है? पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। जब एक इंसान के हाथ में पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन, है ना। जब वही पावर किसी और को भी डेलीगेट कर दी जाती है कि चलो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे आप कानून बना लो, इससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन आप कर लो, इसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी कि पावर हमारे हाथ में आए, ठीक है। कब? 1773 में, कि ईस्ट इंडिया के हाथ में जो है, जो वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पावर उसके हाथ में रहे, ठीक है। और ये पीक पर पहुंचती है 1833 में। कब? जब इंडिया के गवर्नर जनरल को कहा जाता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक बंदे के हाथ में पावर कंसेंट्रेट हो चुकी है, सेंट्रलाइजेशन पूरा हो चुका है। स्टार्ट कब हुआ? 1773 से, ठीक है। तो ये कह रहा पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक्ट किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। लॉर्ड नॉर्थ ने इसको प्रेजेंट किया था एज अ बिल, ठीक है, और इसको पास किया गया। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब तक तो ये अपने हिसाब से चल रहे थे, इनको चार्टर दिया था ट्रेड का, ये यहां पे कुछ और करने लग गए, अपने हिसाब से करने लग गए। पर जब इनको दीवानी राइट्स मिले बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती कि नहीं, ऐसे तो इनको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सारा पैसा तो ये लेके जा रहे हैं, चार्टर हमने दिया है, तो वी मस्ट एक्सरसाइज सम कंट्रोल। तो किसके थ्रू? 1773 के थ्रू। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी, थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हम भी करेंगे। आफ्टर दैट इसने कहा कि आपके कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं, ये मत भूलो। आप सिर्फ एक कमर्शियल एंटाइटी नहीं हो कि सिर्फ पैसा कमाने आए हो। अब जब आपने दीवानी राइट्स ले लिए हैं तो अब आपकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? कि अब पावर आप देखोगे, अभी तक क्या था? बंगाल का अलग चल रहा था, बिहार का अलग चल रहा था, उड़ीसा का अलग चल रहा था, है ना। अब क्या होगा? एक इंसान को इंपॉर्टेंट बना देंगे इनमें से कि ज्यादा पावर इसके हाथ में है। अब फॉर एग्जांपल सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर है ना, कि स्टेट्स के फंक्शन स्टेट्स कर रही है हमारे यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पर ऐसा करें कि स्टेट के हाथ से सारी पावर लेकर के धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर को देना शुरू कर दें, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर को देना शुरू कर दें। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। पर जब सेंटर अपना कंट्रोल छोड़ता है कि भाई चलो इस पे भी स्टेट कानून बना लेगा, इसको भी स्टेट देख लेंगी, है ना, इस चीज के ऊपर भी स्टेट की चलने दो, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। पर यहां पर अब क्या हो रहा है? गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, है ना। शब्द देख रहे हो? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसका मतलब क्या है? आपके पास पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू बिहार एंड उड़ीसा वाले गवर्नर के, है ना। तो अब क्या होता है? ऑटोमेटिकली गवर्नर ऑफ बिहार एंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा क्या हो जाते हैं? सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? रैंक में छोटे, है ना। ज्यादा पावर किसको मिली? गवर्नर ऑफ बंगाल को। बंगाल को ही क्यों दी? बिहार और उड़ीसा वाले गवर्नर को क्यों नहीं दी? सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविंस बंगाल था। इसीलिए उन्होंने जब स्टार्ट करने के लिए चूज किया तो बंगाल को चूज किया कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। बंगाल को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ऑल इंडियन रेवेन्यू विल बी कंट्रोल्ड, है ना। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, ठीक है। पहले कौन थे वो जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड किया गया? ही वॉज वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी उनको 4 मेंबर की, ठीक है।
कि आप इस 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर के क्या करना शुरू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। और ये दोनों जो हैं आपके जूनियर हैं आज से, है ना, ठीक है। तो फिर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट, ठीक है, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है, मतलब बाकी प्रोविंस के जितने भी थे वो उनसे सबऑर्डिनेट ही होते थे, ठीक है। आफ्टर दैट एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई 1774 में, ठीक है, कैलकाटा। और उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एमपी, ठीक है। और 3 जजेस दिए गए। 3 जजेस कौन कौन से, ये आपको नाम नहीं मिलेंगे पर याद कर लेना, लेमिस्टर, चैम्बर्स एंड हाइडी, ठीक है। 3 जजेस, 1 चीफ जस्टिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, आप देखना पीछे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं हमसे, ठीक है। अब कंपनी के ऑफिशियल्स को कहा गया कि अब आप प्राइवेट ट्रेड ना करें या गिफ्ट्स एक्सेप्ट ना करें। गिफ्ट्स जो है किसी से एक्सेप्ट ना करें। गिफ्ट का मतलब क्या था, वो गिफ्ट को तो थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बोल दिया ब्राइब, है ना। गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने हैं, कमर्शियल पर्सनल एक्टिविटी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है ना। अब अपने यहां से इमेजिन करके देखो, डिफेंस मिनिस्टर अपना कोई प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, है ना। या फाइनेंस मिनिस्टर है, अपनी कोई कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट नहीं, क्योंकि कंफ्लिक्ट करेगा आपके इंटरेस्ट और देश का इंटरेस्ट, है ना। तो इसीलिए उनको कहा गया कि आप कोई भी कमर्शियल प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे इंडिया के साथ, या इंगेज नहीं होंगे किसी भी ट्रेड में। दूसरा, गिफ्ट्स वगैरह नेटिव से, नेटिव का मतलब क्या है, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, इनसे आप गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे या ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको इसके सारे प्रोविजन पता चल गए। एक बार फिर से इन सारे प्रोविजंस को ध्यान से देखो। 1773 में क्या किया गया? पहला, लॉर्ड नॉर्थ ने प्रेजेंट किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। पहला स्टेप था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को यहां रेगुलेट करना चाह रहा था। दूसरा, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बताए गए कंपनी के कि आप सिर्फ कमर्शियल एंटाइटी नहीं है, आप एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटी है। इसीलिए आपके जो मेंबर्स हैं वो किसी ट्रेड में या किसी ब्राइब या गिफ्ट लेते हुए नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट ये कहते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। जो पहले कौन थे? वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो अब ये पोजीशन क्या करता है? बाकी के प्रोविंसेस के गवर्नर्स को नीचे ला देता है, इनको उनका सीनियर बना देता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब जब इन्हीं गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा तब और सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। जब इन्हीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय कहा जाएगा तब और सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, है ना। कब कहा जाएगा इनको? 1833 में तो इनको कहा जाएगा कि आप चलो अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। फिर 58 में कहा जाएगा आप तो वाइस रॉय हो, ठीक है। अब कई बोलते हैं कि गवर्नर जनरल में और वाइस रॉय में क्या फर्क था? देखो, गवर्नर जनरल थे जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स नहीं बना रही थी इंडिया के लिए। कौन बना रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी एग्जिस्टेंस में ना, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही थी। कौन कर रहा था सारे काम? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तब वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे। 1858 के बाद सारे काम कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्राउन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली थी, तब वो वाइसरॉय कहलाने लगे, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम जो ये एक्ट बन रहे हैं इनसे कुछ सीख रहे हैं ना इंडिया वाले, इसीलिए ये पढ़ाए जाते हैं कि आपको अब अपना ना कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा कि पहले ऐसा होता था, तो हमने इसी से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, ठीक है। आफ्टर दैट आता पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसको कहा गया। 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी आ गई थी, ये याद रखना, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्हीं 4 मेंबर्स को बोला गया जिसकी सहायता से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने एग्जीक्यूटिव या अपने फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे, ठीक है, कि वो 4 लोग जो उसकी मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और अमेंडिंग एक्ट भी कहा गया। इसके बाद आप ये देखेंगे, अब इसने कहा कि देखो आप कॉर्पोरेट, ईस्ट इंडिया कंपनी 2 तरह के काम परफॉर्म कर रही थी ना, एक तो ट्रेड कर रही थी, दूसरा क्या काम कर रही थी? पॉलिटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि देखो ये दोनों मिक्स मत करो, है ना।
अब मैं ट्रेड भी कर रही हूं, मैं पॉलिटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही हूं, तो दोनों पे फोकस नहीं हो पाएगा ना मेरा, और मेरे इंटरेस्ट हो सकता है मेरे पॉलिटिकल फंक्शंस के साथ मेरा इंटरेस्ट क्लैश करे, है ना। मैं अपने कमर्शियल एडवेंचर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं कुछ पॉलिटिकल चेंजेस ऐसे करूं जो मेरा फायदा पहुंचाए, तो ये गलत बात हो जाती है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो उन्होंने कहा कि देखो आप अपने पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट का मतलब कमर्शियल फंक्शंस अलग अलग रखो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बनाते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आपके कमर्शियल फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मींस 4-5 बंदों का एक ग्रुप, ठीक है, जो आपके कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। फिर हम बना देंगे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपके पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगा, ठीक है। इसको क्या कहा गया, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट, डायआर्की, ऐसे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आपको दोनों के सबके मतलब देखते रहना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपके जो कमर्शियल फंक्शंस हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर परफॉर्म करेगा, तो ये देखना सी से स्टार्ट है तो कमर्शियल, थोड़ा याद रखने में तुम्हें इजी होगा, है ना। और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। पहली बार जो कंपनी के अंडर एरिया आता था इंडिया में उसको कहा गया ब्रिटिश पोजीशंस। पोजीशन का मतलब क्या है, कोई चीज आपके पोजीशन में, आपके अधिकार में है ना। तो अब धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, इस बात को मजबूत करते जा रहे हैं कि अब ये हमारा है ना। हर एक्ट में थोड़ा थोड़ा कुछ शुरू करते जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी इंडिया में थी उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर कौन कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम कर रहा था, पॉलिटिकल फंक्शन, है ना। द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई नहीं था, उन्हीं की कैबिनेट से एक इंसान होता था, एक जनरली एक जो है वो होते थे एमपी एमएलए होते थे उनके, और वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता था जो इंडिया के सारे फंक्शंस देखता था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इंडिया में सारे पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 4 प्राइवी काउंसलर्स, ठीक है, आर अमंग द 6 ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द किंग, ठीक है। कहने का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर, 6 ऑफिशियल मेंबर। कौन अपॉइंट करता था, किंग। उन 6 में ये होते थे, ठीक है। इसको ज्यादा लर्न करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 6 लोग थे, उन 6 में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एक जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 जो है प्राइवी काउंसलर्स होते थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स प्रेसिडेंट। इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उसका चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी, वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो पॉलिटिकल फंक्शन देख रहा था, है ना, उसका हेड किसको बनाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। गवर्नर जनरल को क्या दे दिएगा, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, अनचैलेंज्ड पावर, कि आपका डिसीजन विल बी फाइनल, है ना, कि अगर कोई और आपके साथ डिफरेंस में भी है तो आपके डिसीजन को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को क्या मिली, वीटो पावर, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट परमिशन, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आने लग गया कि आप किसी के ऊपर भी वॉर बिना किसी इसके परमिशन के ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर का प्रोविजन डाला कि कोई भी इंसान जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई पोस्ट लेगा उसको विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग अपनी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स जो भी थे उन सबको अपनी जो है प्रॉपर्टी के बारे में इंडिया और ब्रिटेन दोनों में बताना पड़ेगा। ये किसको चेक करें, मैंने बोला था ना, गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, उसको रेगुलेट करने के लिए अगला प्रोविजन है ये क्या, कि विद इन ज्वाइनिंग ऑफ 2 months, चाहे आप सिविल पोस्ट ज्वाइन कर रहे हो चाहे आप मिलिट्री पोस्ट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपको अपनी प्रॉपर्टीज चाहे इंडिया में ले रखी है चाहे ब्रिटेन में ले रखी, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आ गया। पिट्स इंडिया एक्ट से क्या क्या चीजें आई, पहला तो क्या किया पिट्स इंडिया एक्ट ने, 2 फंक्शन कर दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा,
ठीक है। और उसके बाद पहली बार ये कहा गया कि ये जो टेरिटरी है दिस इज ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स के नाम बताए कि ये लोग अपॉइंट होते थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। आफ्टर दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो दी गई, सबको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी पोस्ट होल्ड करेगा इंडिया में, ठीक है, चाहे वो सिविल पोस्ट है चाहे वो मिलिट्री पोस्ट है। समझ आया? अब तो समझ आ जाएगा पर बाद में ना ये पॉइंट किसी का किसी में जाएगा और किसी का किसी में जाएगा, तो इसका एक ही इलाज है रिवीजन, अंडरस्टैंडिंग कि यहां तक ये हुआ था तो ये होने की प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, ये तो तब होगा। आपको एक टाइमलाइन सी क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या किया है? इसमें बहुत गिनती की चीजें हुई। गिनती की चीजें क्या? एक तो ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी कि इंडिया के साथ ट्रेड ब्रिटेन की एक ही कंपनी करेगी, वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब इन्होंने उस मोनोपोली को खत्म कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अब और भी कंपनीज जा सकती हैं। हाँ, मतलब अब क्या है कि अब और ज्यादा एक्सप्लॉइट करो इंडिया को, अब सिर्फ आप अकेले नहीं करेंगे और भी बहुत सारे लोग करेंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी ट्रेड मोनोपोली को हम खत्म करते हैं इंडिया में। अब इंडियन ट्रेड बाकी कंपनीज के लिए भी ओपन है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कंपनी की टेरिटरी पे आने लगी कि अब जो है कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश क्राउन का। धीरे धीरे वो अपनी बातें जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा, 1 लाख रुपए, इसमें शायद ये डिटेल नहीं होगी, 1 लाख रुपीज जो है वो दिए गए यहां एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। 1 लाख, ये क्योंकि सवाल पहले कहीं ना पूछा हुआ है कि 1 लाख की ग्रांट जो है एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए दी गई, कौन से एक्ट के तहत? इट इज फॉर 1813, ठीक है। और ऊपर से क्या हुआ? ये तो ट्रेड जो है मोनोपोली एंड कर दी गई और हर किसी के लिए ओपन कर दिया गया। एक चीज के ऊपर मोनोपोली छोड़ दी, ओपियम प्लस टी ट्रेड में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी, प्लस ट्रेड विद चाइना, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी मोनोपोली एंड हो चुकी है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेयर है मार्केट में, कंपटीशन है ही नहीं, तो सारा प्रॉफिट उसका। एग्जांपल के तौर पे मैं मोनोपोली का एग्जांपल दे दूं, इंडियन रेलवे, कोई और कंपटीशन में है ही नहीं ट्रेन में, है ना, तो वही है। तो मोनोपोली क्या थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, पर 1813 से वो अबॉलिश कर दी कि अब आपकी मोनोपोली सिर्फ ओपीएम टी ट्रेड पे रहेगी, ट्रेड विद चाइना पे रहेगी, बाकी जो है कोई भी कंपनी यहां आकर के इंडिया में ट्रेड कर सकती है, ठीक है। दूसरा है कि क्रिश्चियन मिशनरी आकर के लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं एनलाइटन का मतलब आप समझ गए, है ना, एनलाइटन कर सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरी आकर के अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं। उनका कंसेप्ट तो ये होता है ना, व्हाइट मैन बर्डन। उनको ऐसे लगता था कि ये गोरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया को एजुकेट करने की, इस दुनिया को एनलाइटन करने की, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ है। इंडिया वाले भी बेवकूफ़ हैं, साउथ अफ्रीका वाले भी बेवकूफ़ हैं, समझदार सिर्फ हम लोग हैं। तो उसको व्हाइट मैन बर्डन कहा जाने लगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं दिखाते थे कि हमने इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, ये ऐसे दिखाते थे कि इनको कुछ पता ही नहीं था, ये अनएजुकेटेड थे, ये रॉ थे, है ना। इनको हमने एजुकेट किया है, एनलाइटन किया है, हमने इनको वे ऑफ लाइफ सिखाया है। ये ऐसे कि हमारा, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो ये हमारा बर्डन है, हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी है ना, कि हमें सबके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उनको सिखाना पड़ेगा कि जिंदगी कैसे जीते हैं, है ना। इसको कहा गया व्हाइट मैन्स बर्डन। ये भी सवाल पूछा हुआ है एक बार ईपीएफओ में व्हाइट मैन्स बर्डन या ब्लू ब्लड, एक वर्ड पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आ जाता है कहीं ना कहीं से पढ़े हुए में से। तो इन्होंने कहा कि स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन किया जाएगा, इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, अब हम इनको अंग्रेजी सिखाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो आज तक नहीं जा चुकी है तो इन्होंने कहा कि हम स्प्रेड ऑफ एजुकेशन करेंगे, उसके लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट दी गई, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट क्या, वो निचले लेवल की गवर्नमेंट, निचले के मतलब क्या, प्रोविंसेस की या विलेज लेवल पे जो अथॉरिटीज थी, उनको विलेज म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे उनको टैक्स करने की अथॉरिटी दे दी गई। कहने का मतलब क्या है, टैक्स करने की अथॉरिटी दे दी गई, अपना रेवेन्यू जनरेट करो और अपने काम करो,
है ना, रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे टैक्स लगा सकते हैं। तो इससे बात आती है ये पांच क्या, ट्रेड मोनोपोली एंड होना, ओपीएम टी एंड ट्रेड विद चाइना छोड़ करके, ऊपर से इन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी शुरू कर दी। तीसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज आ सकते हैं यहाँ एनलाइटन करने के लिए लोगों को, और उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए, और लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ये आया 1813 से, ठीक है। 1813 इज फेमस फॉर द ट्रेड मोनोपोली एंडिंग ओनली, ठीक है, इसी के लिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहां आकर के सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर पहुंचता है, यहां आकर के एक इंसान के हाथ में पावर आती है, और फिर इसके बाद से तो खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा कहां हुआ, 1935 में, है ना। तो अब फिर पावर जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कई तो ना, मैंने जब आपको एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ आपका 1773 से, पीक पर पहुंचा 1833 में, तो आप अपने माइंड मैप बनाना है कि 13 में इसका मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो ऐसे लिंक करना है चीजों को, तब याद रहती हैं लॉजिकल तरीके से, ठीक है। सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई उनको। इसी को इतना पावरफुल क्यों बना रहे हैं, मैंने बताया ना, बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस, है ना। और अब इंटेलिजेंट जो जितना भी स्टार्टिंग से अवेकनिंग थी कि फ्रीडम चाहिए फ्रीडम चाहिए फ्रीडम चाहिए, वो भी बंगाल से स्टार्ट हुआ, है ना। आज भी हम मानते हैं बंगाल इज द हब ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मतलब एनलाइटेंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते बहुत है वो, तो उस टाइम पे भी पढ़ते थे, जाहिर सी बात है, बहुत पढ़े हुए थे। तो जितने आप देखो कि पहले आईएएस आईपीएस ऑफिसर वहां से निकले, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, पहला नोबेल वहां से मिलना शुरू हुआ हमें। तो उनके लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसको बंगाल इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इतना मजबूत हो गया कि उसको फिर पार्टीशन करने की जरूरत पड़ने लगी कि ऐसे तो ये लोग तो दिमाग से तो हमें खत्म कर देंगे, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ये पूरे देश में फैला देंगे इस बात को। तो उन्होंने पार्टीशन का सोचा फिर। तो बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सारी पावर बंगाल के गवर्नर के हाथ में दे रहे। ट्रेड, वही मैंने बोला ना कि कमर्शियल एक्टिविटी भी वहां से हो सकती थी, रेवेन्यू भी वहां से हो सकता था, है ना। ब्रिटिश फॉरेनर्स पहले वहां पे आए थे, तो जो एजुकेशन लेवल है वो उस एरिया में पहले इंक्रीज हुआ था। एग्जैक्टली थ्रू आउट इंडिया नहीं हुआ। उसके बाद लोग देखो, वो तो होता है ना कि कल्चर अपने आप को ट्रिकल डाउन करता है कि एक जगह पर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो ट्रिकल डाउन होगा बाकी जगह पर भी, है ना। ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी एजुकेशन नहीं थी, कहने का मतलब वो था कि वहां अवेयरनेस ज्यादा थी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, क्योंकि वर्ल्ड के टच में वो एरिया सबसे पहले आया, है ना। तो मिलिट्री पावर जो है उसके हाथ में दे दी गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया। सबसे पहले आदमी कौन थे, विलियम बेंटिक, नाम याद रखने हैं। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, हेस्टिंग्स, ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, कानून बनाने की ताकत, कानून बनाने की पावर, तो इनसे ले ली गई। हो गया ना सेंट्रलाइजेशन पीक पे कि अब ये कानून भी नहीं बना सकते, इतने सबऑर्डिनेट हो गए। अब सारा काम कौन करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जो कि बंगाल के गवर्नर होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे बात समझ में। अब उन्होंने कहा कि देखो, अब आप क्या हो चुके हो, आप एक पावरफुल बॉडी हो चुके हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा अब ये कमर्शियल वाले काम छोड़ दो, है ना। तो उन्होंने कहा इट एंडेड कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अब प्योरली क्या बन चुकी थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, है ना। अब उनका ध्यान ट्रेड या कॉमर्स पे नहीं था, अब उनका ध्यान इस देश में अपना शासन बनाने के लिए था कि ठीक है अब गवर्नमेंट हम चलाएंगे इस देश की। उसके बाद क्या होता है, एक नया सिस्टम, ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज ट्राई किया गया, अभी हुआ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियंस। आज जो तुम्हें मिल रहा है ना सिविल सर्विसेज के लिए माहौल, वो उस टाइम पे नहीं होता था। पेपर कहाँ होता था, लंदन में होता था, ग्रीक फिलॉसफी पढ़नी पड़ती थी, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता था,
और उसमें भी टॉप किया इंडियंस तो मतलब अपने आप को ये मतलब तुम 60 दिन में मतलब क्या ही हो पाएगा, है ना। वो बेचारे वहाँ पेपर देने जाते थे और वहाँ पर भी जो उनकी लैंग्वेज तो कभी से है ना, वो तो कभी से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, वो तो कभी से मतलब उन फिलॉसफीज के टच में है। वो लोग तो नया पढ़ के गए थे ना, सोचो उन्होंने कितना हार्डवर्क किया होगा। किसी की रैंक 3 आ रही है, कोई टॉप कर रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और कुछ नहीं मिला तो उनको कहा कि आप ना आप घुड़सवारी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आप जो है आपको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तब लोगों ने उनको सपोर्ट के लिए बोला सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, सरेंडर नॉट बनर्जी, कि हम आपके साथ हैं और आप अपने राइट्स के लिए आप लड़ो। क्योंकि सारा पेपर क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग में बहुत अच्छे नंबर आए, तो उन्होंने कहा कि अब चलो अब घुड़सवारी अच्छे से नहीं कर रहे हो यू कैन नॉट बी एन ऑफिसर, है ना। तो चलो, तो इन्होंने कहा कि चलो अब हम ना एक ओपन कंपटीशन करते हैं जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, पर वहाँ के लोगों ने इसको ज़्यादा होने नहीं दिया। जो बड़ी अथॉरिटीज़ थी या आपके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इसको होने नहीं दिया। तो एक कोशिश की गई थी 1833 में, आगे आ जाएगा, हो जाएगा ये। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मैंने बताया था इस शब्द का एक मतलब है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब क्या होता है, गवर्नर जनरल इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल। जैसे हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो कैसा है, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, है ना, कि प्रेसिडेंट जो है उस पार्लियामेंट का पार्ट है, यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसमें गवर्नर जनरल किसका पार्ट है, काउंसिल का पार्ट है, ठीक है। टू सेट अप इंडियन लॉ कमीशन। तो सोच रहे इंडियन लॉ कमीशन की आप रिपोर्ट्स देखते हो ना कि ये रेकमेंड किया, ये रेकमेंड किया, न्यूज़पेपर में आता है। तो इंडियन लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, आपके इस एक्ट के बाद, 1833 के एक्ट के बाद, ठीक है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब वो पूरी बॉडी जो काउंसिल और उसमें गवर्नर जनरल, उन्होंने डिसाइड किया कि एक लॉ कमीशन सेटअप करते हैं। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कुड रिपील, अमेंड एंड ऑल्टर एनी लॉ और रेगुलेशन। कितनी पावर दे दी, है ना। डिसीजन क्या होगा गवर्नर जनरल का, फाइनल हो, वो उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके डिसीजन को। किसी भी मेजॉरिटी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सारी कमर्शियल प्रिविलेजेस कंपनी की एंड कर दी। मैंने बोल दिया कि जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी ये। उसके बाद इन्होंने कहा यूरोपियन एंड ब्रिटिश कुड नाउ फ्रीली एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि कोई भी ब्रिटिशर चाहे तो यहां बिल्कुल आराम से अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, उसको रख सकता है या बेच सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थे, नहीं, कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। वॉज रिप्लेस्ड बाय मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, एक आध इसमें पॉइंट आता है। प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम बाय डिवीजन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बट दिस प्रोविजन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ट्राई, आपके स्टेटमेंट दे करके बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ, पर हुआ नहीं ना, दे ट्राइड। ओपन कंपटीशन वाला भी दे ट्राइड, पर हुआ नहीं। तो आपको स्टेटमेंट में देके उलझा सकते हैं कि 18 जो है वो 13 वाले एक्ट में ओपन कंपटीशन हुआ सिविल सर्विसेज का, नहीं हुआ, है ना, दे ट्राइड बट कुड नॉट हैपन। ऐसा ही इसमें कि इन्होंने एक आगरा की प्रेसिडेंसी बनाने की कोशिश की, आगे बन जाएगी वो, आगरा की प्रेसिडेंसी बनाने की कोशिश की, फोर्ट विलियम जो बंगाल को डिवाइड करके फोर्ट विलियम बनाने की कोशिश की, जो कि सफल नहीं हुई। आफ्टर दैट फर्स्ट एक्ट that made provision of freely admit the natives of India to share an administration in country, ठीक है। पहली बार इंडियन से भी सलाह ली गई कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करें, ठीक है। स्लेवरी जो ब्रिटिश इंडिया में थी कॉमन थी बहुत, ठीक है। स्लेवरी जो है वो एंड की एक्ट 5 ऑफ 1843, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बिशॉप, देखो एक होता प्रिस्ट, एक होता बिशॉप। प्रिस्ट क्या होता है, उसके असिस्टेंट टाइप होते हैं, छोटे पंडित बोल सकते हैं जिनको, एक वो महान पंडित वो बिशॉप होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिशॉपरीज को उन्होंने इंक्रीज किया। अब इसके थ्रू वो क्या करना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को और ज्यादा इंकरेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। बिशॉप ऑफ कैलकाटा, मेट्रोपॉलिटन बिशॉप ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये किया गया। देखो, जब भी किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेना होता है, तीन चीजें होती हैं। आप पहला तो उसके कल्चर को अपने कल्चर जैसा बना दो, दूसरा उनको एजुकेशन ऐसे दे दो, तीसरा पैसे का कंट्रोल ले लो। आप देख रहे हो सारी चीजें हो रही हैं, है ना। कल्चर का क्या, अब देखो, आप किसी को ये बोले कि बहुत अच्छा कल्चर है आपका, तो कोई आपके कल्चर को क्यों अडॉप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। पहले हीन भावना डालनी पड़ेगी कि तुम्हारा कल्चर बहुत गंदा है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हारे भगवान से तो ये नहीं हो रहा, तुम्हारे भगवान से वो नहीं हो रहा, है ना। तुम रूढ़िवाद है तुम्हारे यहाँ पर, सुपरस्टिशियस हो तुम लोग, एजुकेशन नहीं है तुम्हारी। तो हमें क्या कराया गया? अंडर एस्टिमेट। हमें क्या फील कराया गया? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दी गई, ताकि उनका कल्चर सुप्रीम दिखे। आज भी तो वही है ना, हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना, है ना। इंग्लिश बोल रहे हो तो आप पढ़े लिखे हो, हिंदी बोल रहे हो तो ना यार, मतलब इसको ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना। इंग्लिश कैन बी ए स्किल। मैं ये नहीं कह रही कि मत सीखो, ऐसे रॉ रहो, हिंदी बोलते रहो, नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। मतलब इससे, टू बी वेरी ट्रू, आजकल के माहौल में काम नहीं चलेगा। बट ये फील करना कि हिंदी कम उसकी लैंग्वेज है और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों की लैंग्वेज है, ये गलत है। स्किल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट स्किल नेसेसिटी नहीं हो सकती। आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करो। वो आज तक इनकलकेट है, कितने साल हो गए उनको जाए हुए, है ना। और कब आए थे वो? तो उन्होंने 300-400 साल तो हमें ये फील कराने में लगा दी। 300-400 साल तक अगर किसी इंसान को ये फील कराया जाए कि तुम तो जो हीन हो, तुम जो नीचे हो, है ना, तो वो तो कई जनरेशंस तक नहीं निकलेगा। अभी मूवमेंट है, लोग जो है अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगे हैं कि ये इंग्लिश होने से कुछ नहीं होता। चाइना एग्जाम्पल, वो कहते हैं हमारे यहाँ आना तो तुम चाइनीज सीख के आओ, हम क्यों इंग्लिश, हम क्यों सीखे, है ना। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। हमारे कल्चर को भी जो है वो ऐसा किया जा रहा है कि नहीं, क्रिश्चियन जैसा बना देते हैं, एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश बना देते हैं, है ना। तो ऐसा किया जाने लगा। हाँ, एक तरफ तो वो लोगों को एजुकेट कर रही थी, हाँ, ताकि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सके, और इधर वो बंगाल का पार्टीशन भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था। तो ये रीजन क्या था? देखो, एजुकेशन देने के दो पर्पस हो सकते हैं। एक तो मैं तुम्हें एजुकेशन दूं कि तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाए, एक मैं तुम्हें एजुकेशन दूं कि उतनी ही बेटर हो जितनी मैं चाहती हूं, या तुम मेरा काम करो। जो एजुकेशन सिस्टम है जो हम आज तक नहीं छोड़ पा रहे, वो क्या था? क्लर्क बनाने वाला है। आप मुझे इनमें से 80 जो हमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के आगे तक पढ़ा है, आप मुझे ये बता दो कि उसका डेली लाइफ में क्या यूज है? वो आपको कॉन्फिडेंट पर्सन बना पा रहा है? लाइफ स्किल्स सिखा पा रहा है? नहीं, वो बस आपको क्लर्क बना पा रहा है, जिसको हम ओवरकम कर रहे हैं धीरे धीरे। एजुकेशनिस्ट अच्छे आ रहे हैं, वो हमें सजेशन दे रहे हैं, हम भी इंप्रूव कर रहे हैं अपनी चीजों में, है ना। तो एजुकेशन इसलिए नहीं दी गई थी कि हम एडवांस हो या हमें एजुकेट करना है। एजुकेशन इसलिए दी गई थी कि चीप रेट पे, सस्ते रेट पे हमें लेबर मिलेगी जो हमारे काम को भी समझ सकती है ना। इंग्लिश के बिना अब उनकी फंक्शनिंग समझ में नहीं आएगी, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि इंग्लिश सिखाओ और थोड़ा सा ऐसे करके सिखाओ कि इंग्लिश तो बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, ये लर्न लोगों की लैंग्वेज होती है ना। तो संस्कृत इंग्लिश, मतलब आई रियली डोंट वांट टू कंपेयर दैट, ठीक है। तो वो अब संस्कृत से तो उनका कुछ होना नहीं था ना, तो इसलिए इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाया गया। और बंगाल का पार्टीशन इसलिए किया गया कि अब ये लोग सीख रहे हैं। स्वदेशी क्यों चलाया गया जब बंगाल पार्टीशन हुआ? कि बहुत हो गया, तुमने रियलाइज कराया है, हमें बहुत रियलाइज कराया कि हमारा कल्चर जो है वो नीचे है, तुम्हारा ऊपर है, हम नहीं मान रहे, अब हम स्वदेशी चीजें ही करेंगे जो भी हमारे काम की। आप देख रहे हो किस मेंटालिटी से कौन सी चीज लिंक हो रही है। स्वदेशी बंगाल के साथ क्यों लिंक था? क्योंकि हमें बार बार रियलाइज करा जा रहा था इंफीरियर इंफीरियर इंफीरियर, है ना। इस मामले में बंगाल वाले समझ गए थे कि हम पे नेगेटिव वे में रूल कर रहे हैं, तो वो उनका इंटरेक्शन तोड़ना चाहते थे। एग्जैक्टली, वो ये कराना चाह रहे थे कि ये नहीं है जो ये हमें दिखा रहे हैं। एक बुक आई थी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश क्यों कहा गया उसको? ब्रिटिश लोगों की खासियत क्या थी? ब्रिटिश लोगों की खासियत थी एथिक्स, मोरालिटी, स्टैंडर्ड्स, ये थी। पर उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि तुम तो ब्रिटिशर्स जैसा कोई काम ही नहीं कर रहे हो हमारे यहाँ पे,
इसीलिए उन्होंने वो किताब लिखी थी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, कि ये ब्रिटिश जैसा रूल नहीं है, जैसा ब्रिटिशर्स अपने देश में कर रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं कर रहे। एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी जो एथिक्स और मोरालिटी पे ज्यादा फोकस करती थी, है ना। तो यहां तो तुम ब्रिटिशर्स जैसा कुछ नहीं कर रहे, यहाँ तो ऑपोजिट हो रहा है उससे, तो इसलिए उनको कहा अनब्रिटिश। कल्चर्ड नहीं लगा उनको ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब बात आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने क्या कहा, इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पहले क्या सेपरेट किया था, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। अब 1853 में क्या सेपरेट किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है। 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया इस काउंसिल में, और क्या, लेजिस्लेटिव काउंसलर की पोस्ट पे। सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी हुई, गवर्नर जनरल की, श्योर, ठीक है। उसको कहा जाने लगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने कहा कि कंपनी के रूल को चलो एक्सटेंड कर देते हैं। पहले टाइम लिमिट के साथ एक्सटेंड होता था कि 20 साल के लिए हो गया एक्सटेंड, है ना। अब की बार कोई टाइम लिमिट नहीं थी, इनडेफिनिट। हाँ, तो अभी टाइम लिमिट नहीं दी कि अपने आप आ जाएगा जब आएगा, ठीक है। तो इट अलाउड इट टू रिटेन पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, कि पोजीशन को अभी हम होल्ड करेंगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब ये वाली जो वाइसराय की सॉरी इसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वही थी ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई पहली बार, ठीक है, कि ठीक है सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, इंडियंस को भी इन्वॉल्व करो इसमें। आफ्टर दैट ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, जो 1813 में कोशिश की गई थी, है ना। अब वो स्टार्ट हो गया कब, 1853 में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन वाज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट फंक्शन। पहली बार कानून बनाने को लेकर के उसको इंपॉर्टेंस दी गई, कानून बनाना भी एक काम है सरकार का, ठीक है। इससे पहले तो क्या था, कुछ भी बन रहा था। प्लीज कम इन। राइट टू वीटो अ बिल पास्ड बाय काउंसिल इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी वाज गिवन टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले राइट टू वीटो किसके पास था, अब देख रहे हो पावर अब उसके हाथ से जा रही है, किसको, मल्टीपल लोगों को दी जा रही है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। सैलरीज, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं और अदर ऑफिसर्स हैं, डिसाइड कौन करेगा और पे कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सैलरी बाद में आएगी इंडिया से, अभी तो कौन दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है, ठीक है। लॉ मेंबर वॉज नाउ मेड अ फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉ मेंबर को फुल मेंबर बना दिया गया, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे कि एक इंडियन को भी इसमें इंडक्ट किया गया एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। मैं आगे नाम बताऊंगी। इस एक्ट में इसको क्या किया गया, परमानेंट बना दिया गया इस मेंबर को, ठीक है। चलिए 1858, अब क्या शुरू हो गया है, क्राउन रूल शुरू हो गया है। क्राउन रूल का मतलब क्या है, अब जो है यहाँ की गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। चलिए 1858 में क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या किया, वाइसराय बना दिया गया उनको, ठीक है। और दूसरा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका, कौन थे पहले वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और फर्स्ट वाइसरॉय इनको बनाया गया। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एंड कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एंड कर दिया गया, तीनों चीजों को एंड कर दिया गया, ठीक है, कि थोड़ा रिवैम्प करते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं, है ना। 1858 से तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो हो गया ना। और वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कुछ और चेंजेस भी किए गए थे 1858 में। उन्होंने क्या करना शुरू किया, कुछ कम्युनिटीज जो 1857 में इंग्लिश का सपोर्ट किया, उनको आर्मी वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, है ना।
कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल रेस लेकर के आए, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। अभी तो हम लेजिस्लेटिव और गवर्नर पॉलिटी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डबल गवर्नमेंट को एंड किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एंड किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एंड कर दिया। न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, किसका, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, कौन थे पहले, ठीक है, और इनको चेयरमैन बनाया गया काउंसिल का, ठीक है, जो 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी थी। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है ना, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया। मतलब क्या होता है, एक लीगल एंटाइटी बनाया गया। लीगल एंटाइटी बनते ही आप केस कर भी सकते हो और आपके ऊपर केस किया भी जा सकता है, ठीक है। तो इस बॉडी को क्या बनाया गया, लीगल एंटाइटी बनाया गया, सो दैट इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनाने का तो यही तरीका हो सकता है ना, लीगल एंटाइटी को ही के ऊपर ही केस कर सकते हो आप। चलिए अब बात 1868 की बात आती है। अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी अब, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मतलब लोगों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा या किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो इसने कहा कि वॉइस रॉय को नॉमिनेट करना है कुछ इंडियंस को एज एन नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये याद रखना, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दो तरह के मेंबर्स होते थे, ठीक है। कुछ इलेक्टेड होते थे, कुछ नॉमिनेटेड होते थे। इलेक्टेड के हाथ में ज्यादा पावर होती थी, नॉमिनेटेड को बस नाम के लिए कि हाँ रिप्रेजेंटेशन देनी है, दे यूज्ड टू नॉमिनेट, ठीक है। 3 लोगों को वॉइस रॉय एक्ट के तहत नॉमिनेट करते हैं। लिख लो, नाम नहीं है नोट्स में, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सरदिनकर राव, ठीक है। तो वॉइस रॉय को कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर इस काउंसिल में, जो 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, इसमें आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट करना था, ठीक है। आफ्टर दैट डिसेंट्रलाइजेशन होने लग गया ना, अब देख रहे हो पावर दी जाने लगी, रिप्रेजेंटेशन दी जाने लगी। तो अब बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, कानून बनाने की पावर थी, वो वापस दे दी गई, ठीक है। और उसके बाद न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। बंगाल की, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की, आज का जो पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया है ना, उसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है। और पंजाब की। सीक्वेंस भी सेम ही है, सीक्वेंस सेम है। इट इज शायद 1897 में बंगाल की बनी थी। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखनी हो, आपको हो सकता है पूछ ले कि पहले किसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, किसमें, तो आपको पता होना चाहिए। पहले बंगाल में बनाई थी, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, एंड देन पंजाब में, ठीक है। आई थिंक नहीं, 62 में बंगाल था भाई, 62 में बंगाल था, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, और फिर आपका ये था पंजाब, ठीक है। 62 था ये। 97 में था पंजाब आपका, 1897। तो आपको एक सीक्वेंस याद रहेगी ना, मोटी मोटी सी, बस ये पता होना है। हो सकता है वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दे। तो सबसे पहले बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, 92 में के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की बनाई गई, और 97 में पंजाब की बनाई गई, 1897 में। ओह सॉरी, हाँ तो समझ जाओ यार, मतलब 1962 में कौन बना रहा है, मतलब ये तो तुम समझ जाओ ना कि 1862 की बात हो रही है। जब मैं पहले बोल रही हूँ तो इट मस्ट बी बिफोर दैट ना। तो हम अभी आज़ादी में हैं, तो इसलिए मुझे सब 19 के बाद का याद है, 47 के बाद का याद है। 1862, 1897, ठीक है। तो सीक्वेंस यही है। अब पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम? कैनिंग ने, 1859 में। सवाल आ सकता है इससे, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंसान को या एक पर्टिकुलर मेंबर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब क्या है? पोर्टफोलियो होता है कि आप ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेंगे, ठीक है। वाइसरॉय हैड द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किसके पास? वाइसरॉय के पास। अब कौन इशू करता है? गवर्नर भी करता है गवर्नर भी करता है ना। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों करते हैं ऑर्डिनेंस इशू।
6 मंथ की वैलिडिटी होती थी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें किसी को डाउट? बस बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इसका, ये ऐसे याद नहीं होता, मतलब हो भी जाएगा, प्रोविजन समझ में आ गया, पर आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हो कि ये 61 का था, 58 का था, ये कौन सा वाला प्रोविजन था। बस थोड़ा सीक्वेंस में चल लेना, ठीक है। जैसे इवेंट के साथ रिलेट कर लेना कि तब ये हुआ था तो अब ये होना चाहिए, है ना। 92 की बात करते हैं, नंबर इंक्रीज कर दिया गया एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। सेंटर में शायद 10 से 16 किए थे और बंगाल और इन सब में 20 के आसपास किए थे। ठीक है, नंबर बढ़ा दिया था, कहने का मतलब ये है कि मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। देखो सेंटर तो क्या होता है, यूनियन वाला एरिया जो है अपना, जो अभी यूनियन गवर्नमेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंटर। प्रोविंस मतलब स्टेट्स वाली, है ना, प्रेजेंट डे स्टेट्स वाली। तो उनकी काउंसिल्स के भी मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था, फंक्शन बढ़ा दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और पावर दे दी गई उनको किसकी, डिस्कस करने की बजट को एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। पहले ये भी राइट नहीं होता था, बजट प्रेजेंट हो गया तो हो गया, आप ना उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो ना उस पर डिस्कशन कर सकते हो। बट ये आपका 92 में ये राइट दिया गया 1892 के एक्ट में कि उस पर जो है डिस्कशन हो सकता है, कि पर डिसीजन नहीं माना जाएगा, डिस्कशन किया जा सकता है एंड सेम टाइम पर क्वेश्चंस जो एड्रेस किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होने लगा, वर्ड इलेक्शन कहीं यूज नहीं हुआ था। ठीक है, एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द अथॉरिटी to set rules for members of nomination and subject to the approval of Secretary of State for India। यह है नॉमिनेटेड मेंबर्स का तरीका कि सेंट्रल काउंसिल में जब नॉमिनेट होगा कोई भी, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, किसके सजेशन से, काउंसिल के सजेशन से। ठीक है, अल्टीमेट अप्रूवल कौन देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। प्रोविंस में अगर किसी को करना है नॉमिनेट तो कौन करेगा, वहां का गवर्नर। ठीक है, और किनके, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से, कॉरपोरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से, और उनसे बातचीत करके वहां नॉमिनेट करेगा। सेंटर का इंपॉर्टेंट है कि आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अथॉरिटी दी गई, और जो है अप्रूवल किसका लगा, अल्टीमेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, नॉमिनेशन करते टाइम मेंबर्स नॉमिनेट किए थे ना कि किस किस को नॉमिनेट करना है। इलेक्शन नॉमिनेशन में फर्क पता है ना आपको, इलेक्शन तो प्रॉपर प्रोसीजर से इलेक्ट होकर के आएगा, कुछ लोग वोट देंगे उसके लिए। नॉमिनेशन का मतलब एक इंसान जिसके पास वो अथॉरिटी है नॉमिनेट करने की, उनका नाम चुन लिया कि आप, जैसे अभी राज्यसभा में होती है ना 12 लोगों की नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये यहां पर हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको तो कौन भूल सकता है। पहले क्या होता था, 2 तरह के मेंबर मैंने आपको बताए थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। पहले ऑफिशियल मेंबर्स हमेशा मेजॉरिटी में होते थे क्योंकि वो इलेक्ट होकर के आए हैं। नॉन ऑफिशियल तो बस वो होते हैं ना कि हाँ ठीक है कोई काम है नहीं पर रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये कहने के लिए इंडियंस भी मेंबर है ना, तो नॉन ऑफिशियल रख लेते थे। तो अब ये कहने लगे कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, मेंबर्स बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, मैंने बजट प्रेजेंट किया, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते या दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते। अब मिल गई इजाजत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की कि मैंने आंसर दिया, अब आपको उसमें से भी कुछ मुझसे पूछना है तो यू कैन आस्क, है ना। तो मेंबर्स अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे बजट पर। ठीक है, और मैंने कहा था ना कि एक इंडियन को लॉ मेंबर के तहत एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल ज्वाइन कराई जाएगी, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर। इस पे लिख लेना, उसको परमानेंट किया था ना लॉ मेंबर को। तो पहले इंडियन जो एज अ लॉ मेंबर वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव में तो गए थे ना वो तीनों नॉमिनेट होकर के। हाँ, तो ये पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए वाइस रॉय की। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई किनको, मुस्लिम्स को, बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट।
सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? देखो, अगर रिजर्वेशन तो अभी भी है ना, कि आप विमेन का रिजर्वेशन है, एससीज का रिजर्वेशन है, एसटीज का रिजर्वेशन है इलेक्शन में, पर सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या फर्क है? सेपरेट इलेक्टोरेट में ये फर्क है कि जिस कम्युनिटी का आदमी इलेक्शन में खड़ा है, वोट भी उसी कम्युनिटी के लोग देंगे। अभी क्या है कि हाँ चलो सीट तो रिजर्व है कि एससी एसटी को ये सीट मिलेगी, पर वोट तो सभी डालते हैं ना। सो दिस इज नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट होता था कि जब वही कम्युनिटी का वहां पर जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है मेंबर, और वही कम्युनिटी वोट करेगी, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो नॉन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये अगले में कुछ और लोगों को एक्सटेंड करेंगे, है ना। डिप्रेस्ड क्लास को भी एक्सेप्ट वो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे। फिर उनके और महात्मा गांधी के बीच में बात होती है, बी आर अम्बेडकर के पूना पैक्ट साइन करते हैं, है ना, कि हम रिजर्वेशन दे देंगे आपको, आप ये कम्युनल इलेक्टोरेट मत एक्सेप्ट करो। ये क्या है? ये कम्युनिटीज को डिवाइड करने का तरीका था, है ना। ये क्या मतलब होता है कि इस कम्युनिटी से उठेगा और फिर वही कम्युनिटी उसको वोट करेगी, कि मेंबर्स भी इसी कम्युनिटी के इलेक्शन में और वोटिंग भी उन्हीं की, है ना। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को। अभी जैसे फिकी FICCI है ना, ये क्या है? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है ना, कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के लोग आकर के जो अपनी यूनियन बना लेते हैं, उनके मेंबर्स को क्या, यूनिवर्सिटीज को और जमींदार्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई। अब ये भी तो मांग रहे थे ना कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो लॉ मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनको दी गई, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को दी गई, यूनिवर्सिटीज को दी गई। फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं की जा सकती थी, ये अपने हिसाब से चलाएंगे, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा 1990 का एक्ट। अच्छा, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों नाम दिया गया? मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज वाइसरॉय, ठीक है, उनके नाम पे होता है जनरली, पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम होता है। नेक्स्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू वॉज एंड चेम्सफोर्ड वॉज वाइसरॉय, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर लिया जाए। अलग अलग कैसे? कि किन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और किन पे कौन कानून बना सकता है? प्रोविंशियल, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर से दो तरीकों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। इस पे क्वेश्चन आ चुका है भाई, यूपीएससी में तो आ चुका है, पूछा था इनमें से कौन सा रिजर्व्ड नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है सेंट्रल उसको सेंट्रल प्रोविंसेस को अलग किया गया, फिर प्रोविंसेस सब्जेक्ट को और अलग किया गया कि कुछ तो हो जाएंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो वहां का गवर्नर, प्रोविंस का गवर्नर किसके साथ मिलकर के बनाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बनाएगा उन पे कानून, और रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जैसे अभी हो रहा है हमारे यहाँ पे ना, कि हमारे जो वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर ना। तो उस टाइम पे ये ट्रांसफर सब्जेक्ट पर गवर्नर कानून बनाएगा, किसके साथ मिलकर के बनाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर मिलकर बनाएगा, और रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट पे क्या होगा? गवर्नर बनाएगा, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसीलिए उसको कहा गया रिजर्व्ड, कि हाँ आप जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उस काउंसिल के लिए, ठीक है। सिस्टम ऑफ डायरकी, इस पे यूपीएससी ने 2017 में सवाल पूछा था, डायरकी क्या है, और 4 डेफिनेशंस दे दी थी, और चारों एक जैसी थी ठीक है। तो हमें थोड़ा सा समझना है डायरकी का क्या मतलब होता है, कि जब सब्जेक्ट्स को बांट दिया जाए, डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स गवर्नेंस, मतलब एक तरफ तो आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और एक तरफ सब्जेक्ट का डिवीजन कर दिया गया ना, कि इन पे कानून आप बनाइए, इन पे हम बनाएंगे। और कुछ कानून जो है आप बिना किसी के रिस्पॉन्सिबल हुए बना सकते हैं, कुछ कानून में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काउंसिल के लिए, ठीक है। और ये डिवीजन कहाँ हुआ? ट्रांसफर रिजर्व का प्रोविंसेस में, नॉट सेंट्रल। सेंट्रल को तो ये कहा गया कि सेंटर के कानून के सब्जेक्ट ये हैं और स्टेट के ये हैं, प्रोविंस के ये हैं, प्रोविंस को फिर ट्रांसफर्ड और रिजर्व में बांटा गया। आफ्टर दैट जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, वाटर, एग्रीकल्चर लोन्स, पुलिस,
प्रेजेंट अमंग अदर आइटम फॉर रिजर्व लिस्ट। आप देख रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको किस में रखा गया, रिजर्व लिस्ट में। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है काउंसिल को लेकर के, ठीक है। फिर आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट and governor general had the authority to intervene in the things covered by with the reserve list। रिजर्व लिस्ट में भी ये टांग अड़ा सकते हैं, ये कुछ पूछ सकते हैं, या ये जो है अपना अथॉरिटी या इंटरवीन कर सकते हैं, बट ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट इन अ मैटर कवर्ड बाय द ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, कि ट्रांसफर्ड लिस्ट में बहुत कम इंटरफेयर कर सकते हैं, रिजर्व में पूरा कर सकते हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि रिजर्व में क्या है, देयर आर चांसेस, क्योंकि वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, है ना, तो इनका कंट्रोल होना जरूरी है। वो तो उसमें तो वो लोग हैं ना, गवर्नर जनरल हो गया और मिनिस्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं काउंसिल को लेकर के। बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, ये दो चीजें इससे आई। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, दो हाउसेज हो जाएं जब, है ना, याद करने का तरीका मैंने बताया था ना, बाई का मतलब दो, कैमरलिज्म कमरा समझ लो, है ना, जब दो कमरे हो जाएं, जैसे हमारा एक लोकसभा एक राज्यसभा है ना, तो बाइकैमरलिज्म का तो दो हाउसेज हो जाए। और डायरेक्ट इलेक्शन आया, पहले तो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन था ना, पर वर्ड नहीं था यूज, अब होने लग गया। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में किनको दी गई थी, मुस्लिम्स को, अब किसको दी गई है, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, ठीक है, इनको दी गई। अडल्ट सफरेज वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन। क्या होती है अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर उम्र पास कर लेगा, उम्र का हो जाएगा, वो वोट दे सकता है, एडल्ट हो जाएगा वोट दे सकता है। पर किसके आधार पर दिया गया, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, तीनों क्राइटेरिया याद रखना, है ना। हो सकता है इन तीनों में से किसी एक को चेंज करके आपसे सवाल पूछ ले स्टेटमेंट में और आप गलत कर दो, वो स्पेशली असर्शन रीजनिंग वाले जो पिछली बार सवाल पूछे थे, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हम क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि पॉलिटी के हम पिछले 4-5 सालों के एक जगह और इकोनॉमी के एक जगह, हिस्ट्री के एक जगह, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो पॉलिटी के HCS ने अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं, आप हर साल 15 ऑन एन एवरेज सवाल पॉलिटी से आ रहे हैं, 15 से 20 सवाल बेसिक साइंस से आ रहे हैं। बेसिक साइंस मतलब जो आपकी NCERT हुई है, रिपीट भी होगी अब वो, ठीक है, तो वहां से आ रहे हैं सवाल। टेक्नोलॉजी से कम देखने को मिले हैं, पर हम तो फिर भी कराएंगे, करानी है, टेक पार्ट कराना है, साइंस एंड टेक वाला, तो आप ये देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो क्वेश्चंस देख लेना कैसे कैसे आए हैं, तुम्हें कहाँ दिमाग लगाना है ना। तो यूरोपियन को हाँ, अडल्ट सफरेज किसके बेसिस पे दी गई, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन के, कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी उसको वोटिंग राइट मिल जाएंगे, कि इतनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से ऊपर जिसके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकता है, इस टैक्स से ज्यादा जो टैक्स दे रहा है वो वोट दे सकता है, या जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है उससे ज्यादा वाला वोट दे सकता है। अभी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, जो भी 18 साल से ऊपर वोट दे सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको एडल्ट होना है और यू कैन वोट, है ना। दूसरा, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, एस्टैब्लिशमेंट की गई, ठीक है। आफ्टर दैट एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो अब तक जो चलता आ रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट देगा, साइमन कमीशन, रिपोर्ट दी 1930 में, ठीक है, 1930 में इसने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। ये 1926 में स्टैब्लिश हुआ था कमीशन, है ना, जिसकी आज थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, है ना। तो 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। और एक स्टैट्यूटरी कमीशन, स्टैट्यूटरी क्या होता है, जो किसी कानून से या किसी एक्ट से पावर ड्रॉ करके बनता है, ठीक है। तो कौन था वो, साइमन कमीशन, है ना। क्यों, अब तक क्या क्या कानूनी तौर पर यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर रिपोर्ट दे करके जाएगा, रेकमेंड करके जाएगा कुछ, ठीक है। तो वो थे साइमन कमीशन, सर साइमन उसके हेड थे, इसीलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। चलिए, द लेजिस्लेटर कुड नाउ आस्क क्वेश्चन, पास एडजर्नमेंट मोशंस एंड, ये एडजर्नमेंट मोशन पार्लियामेंट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस एक मोशन होता है और उसके लिए एडजर्न करने के लिए सेशन को यूज किया जाता है।
आफ्टर दैट 75 ऑफ द बजट वॉज स्टिल नॉट वोटेबल, वोट नहीं किया जा सकता था 75% ऑफ बजट पे। वोट का मतलब क्या होता है? वोट होती है ना कि हमने इस स्कीम के लिए इतना पैसा इस बजट में अनाउंस किया गया है, क्या ये हाउस एग्री करता है? तो हाउस वोट दे करके एग्री करता है, इसको वोटिंग बोलते हैं। 75 पे वोटिंग नहीं हो सकती थी, 25 पे वोट दे के खुश हो लो, है ना, कि हाँ हमने बजट पास करा दिया। ठीक है, आफ्टर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको दी गई? ठीक है, ये तो फिर भी पॉइंट हो गया ना पहले भी। अब प्रोविजन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू नॉन ब्राह्मण्स इन मद्रास एंड डिप्रेस्ड क्लासेस वर ऑल्सो ऑफर्ड ऑन नॉमिनेटेड सीट्स। ये याद रखना, नॉमिनेटेड पे, जो नॉन ब्राह्मण थे कहाँ के? मद्रास के, और डिप्रेस्ड क्लास। एस्टैब्लिशमेंट ऑन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में एक ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है, पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज इंडिया में हेल्ड हुआ इलाहाबाद में 1920 में। 1920 तक का वेट किया था कि इंडिया में एग्जाम हो पाए। तो ये तो क्योंकि बहुत सारी क्राउड को पीछे रखने की बात थी ना कि इंडिया में एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा या फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। अभी तो आप वो सिचुएशन इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। अभी तो जाकर के आराम से आपकी सिटी के पास दिल्ली में सेंटर आ जाता है, आप पेपर दे आते हो और आपको पता है जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही आ रहे हैं, है ना। आफ्टर दैट साइमन कमीशन की बात करते हैं, तो पहला इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम कब हेल्ड हुआ? इलाहाबाद में 1920 में, जो पहला इंडिया में हेल्ड हुआ। साइमन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। 7 मेंबर का कमीशन था, सर जॉन साइमन उसके हेड थे, उसमें कोई इंडियन नहीं था, इसीलिए उसको साइमन गो बैक बोल दिया था, है ना, क्योंकि कोई इंडियन ही नहीं था। आप कैसे हमारी प्रॉब्लम समझोगे? तो उन्होंने कुछ बातें, साइमन कमीशन को हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, अभी बस आप उसकी रिकमेंडेशन पढ़ो कि एक स्टैट्यूटरी वो था, कमीशन था जो सर साइमन की उसमें आया था। एंड हेंसी मैम आज छुट्टी पे है, ओके ओके, नहीं अभी क्लास में 2 मिनट वेट के लिए। ठीक है, तो इंडियन कोई नहीं था, सो इट रिकमेंडेड अबॉलिशन ऑफ डायरकी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस में लाई गई। आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। फेडरेशन का मतलब क्या था? स्टेट्स कंबाइन करके एक पूरा वो बना देना, यूनियन बना देना या फेडरेशन बना देना। ठीक, नंबर ऑफ स्टेट्स उसको ज्वाइन करे, तो ऐसा बनाया पहला कि डायरकी को अबॉलिश कर दो। ये जो डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कि किसी सब्जेक्ट पे कोई कानून बना रहा है और किसी पे कोई बना रहा है, तो इसको क्या करो? अबॉलिश कर दो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट जो वो प्रोविंसेस में लेकर के आओ। रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है? जो काउंसिल के लिए, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसी गवर्नमेंट लेकर के आओ। क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ऑल्दो 1935 में ये बात मान ली गई ना फेडरेशन बनाने वाली, पर फेडरेशन बन नहीं पाया, वो एक डिफरेंट बात थी, है ना। तो फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया के लिए, और प्रिंसली स्टेट्स जो इकट्ठी होकर के एक गवर्नमेंट बनाए। कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो ये क्या 4 रिकमेंडेशन दी 7 मेंबर के कमीशन ने। ठीक है, इसका ऑल्दो मतलब इसको प्रोटेस्ट किया गया था, लाला लाजपत राय वॉज डाइड ड्यूरिंग दैट प्रोसेशन, है ना। तो फिर बात करते कम्युनल अवार्ड की। 1932 अगस्त की बात है। रैमसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्कीम की अनाउंसमेंट की जिसमें माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने की बात की गई। ठीक है, द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लास, है ना, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट तो उन्होंने बोला था साइमन कमीशन की कंटिन्यू रखो, रिकमेंडेशन दे करके गए थे, तो 32 में ये आ गया कि इनको नहीं, अब तो हम इनको भी दे देंगे, डिप्रेस्ड क्लास को भी दे देंगे। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैंने बोला था ना, यरवदा जेल में उन्होंने क्या किया? फॉर्स्ड ऑन टू डेथ। फिर उन्होंने BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट साइन किया। जस्ट 1 सेकेंड, ब्रेक हम इसके बाद ले लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ। अच्छा, तो ओके ठीक है, वीडियो तब तक पॉज कर दो, मैं आती हूँ।